तो दोस्तों एल्डोराडो नाम की एक ये मूवी हमें 1986 में एक तरह से देखने को मिली थी। तो आज हम उसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि उसकी प्री प्रोडक्शन है, रिलीजिंग है, कास्टिंग, साथ ही साथ और भी जितनी डिटेल हो पाएगी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये एक तरह से वॉर्ड हाउस द्वारा एक तरह से बनाई गई मूवी है और ये हमें एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे हर पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एल डोरेडो 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हॉवर्ड हॉक्स ने किया है और इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट मिचम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। लेह ब्रैकेट द्वारा लिखित और हैरी ब्राउन के उपन्यास द स्टार्स इन देयर कोर्सेस पर आधारित यह फिल्म एक बंदूकधारी के बारे में है जो अपने एक पुराने दोस्त की मदद के लिए आता है जो एक शराबी शेरिफ है और एक रेंचर और उसके परिवार को दूसरे रेंचर से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कान, चार्लेन होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिशेल कैरी, RG आर्मस्ट्रांग, एड असन, क्रिस्टोफर जॉर्ज, एडम रोर्क और जिम डेविस शामिल है। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1966 को जापान में और फिर 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $12 मिलियन की बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों पर उत्तर अमेरिकी किराए में $5,950,000 की कमाई की। कथानक शेरिफ जेपी हाराह अपने पुराने दोस्त किराए के बंदूकधारी कोल थॉर्नटन से बात करने के लिए एल डोरेडो शहर में आता है, जो अमीर जमींदार बार्ट जेसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में आया है। हाराह थॉर्नटन को बताता है कि जेसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जेसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और सबसे बुरी बात की आशंका करते हैं। सबसे छोटे बेटे ल्यूक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जेसन के साथ अपने टकराव से लौटता है, तो ल्यूक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए ल्यूक के पेट में घाव कर दिया और ल्यूक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली। उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जॉय सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस गई है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मॉडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसके दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है, एल डोराडो से बचता हुआ। वह एक भोले भाले युवक एलन बॉडिलियन ट्रेहर ने उर्फ मिसिसिपी को चार्ली हैगन से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। चार्ली के दोस्तों मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से मिसिसिपी को बचाने के लिए थॉर्नटन आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्से मैक्लियोर प्रभावित होते हैं और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हैं, यह बताते हुए कि उन्होंने बार्ट जेसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हाराह शराबी बन गया। थॉर्नटन मैक्लियोर को मना कर देता है और वह और मिसिसिपी मैक्लियोर से पहले एल डोराडो लौट आते हैं। वे मॉडी और हाराह के डिप्टी बुल से मिलते हैं, जो नेल्से की कहानी की पुष्टि करते हैं। नशे में घुत हाराह के साथ हाथापाई के बाद
थॉर्नटन हाराह को होश में लाने के लिए मिसिसिपी द्वारा बनाए गए नशे में धुत होने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके हिंसक परिणाम सामने आते हैं। हाराह, जो खुद को हंसी का पात्र बनने से शर्मिंदा है, नशे में रहने के लिए सहमत हो जाता है। 3 लोग केविन मैकडोनाल्ड के बेटे जेरेड को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर देते हैं। थॉर्नटन, बुल, मिसिसिपी और हाराह उन लोगों को एक पुराने चर्च में ले जाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। एक आदमी भाग जाता है और उन्हें सीधे जेसन के पास ले जाता है, जिसे हाराह गिरफ्तार कर लेता है और मुकदमे के लिए रखता है। मिसिसिपी ने जेल वापस जाते समय जॉय को जेसन को मारने से रोक दिया और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो गया। बुल आधिकारिक तौर पर मिसिसिपी और थॉर्नटन को नियुक्त करता है। वे शांति बनाए रखने के लिए शहर में गश्त करते हैं, मैक्लियोर के गिरोह द्वारा जेल पर किए गए हमले को रोकते हैं, जिसके दौरान हाराह पैर में गोली लगने से घायल हो जाता है। जब वे जेल में बंद होते हैं, तो मॉरी उनके लिए कुछ सामान लाती है और मैक्लियोर के आदमी उसे और उसके संरक्षकों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। थॉर्नटन और मिसिसिपी उन्हें बचाने जाते हैं, लेकिन थॉर्नटन को लकवा मार जाता है और मैक्लियोर उसे पकड़ लेता है। थॉर्नटन के विरोध के बावजूद हाराह जेसन को थॉर्नटन के बदले में देने और शहर छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है। जेसन और मैक्लियोर के आदमी सॉल मैकडोनाल्ड का अपहरण कर लेते हैं और केविन से अपने बेटे की वापसी के लिए अपने पानी के अधिकार सौंपने की मांग करते हैं। सही संदेह है कि जेसन पानी के अधिकार मिलने के बाद सॉल और केविन दोनों को मार देगा। थॉर्नटन एक वैगन पर सवार होकर जेसन के सैलून के सामने के दरवाजे तक जाता है, जबकि हाराह, बुल और मिसिसिपी पीछे से चुपके से अंदर आ जाते हैं। बुल मैक्लियोर के एक आदमी को तीर से मारता है, फिर अपना बिगुल बजाता है, जिससे थॉर्नटन को संकेत देते हुए बाकी लोग विचलित हो जाते हैं। थॉर्नटन ने गोली चलाई, जिससे मैक्लियोर की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग साउल को छुड़ा लेते हैं। जॉय जेसन को गोली मार देता है, जिससे थॉर्नटन को गोली लगने से बचाया जा सकता है और अपनी पिछली गलती के लिए सुधार किया जा सकता है। डॉक्टर मिलर के नए सहायक डोनोवन थॉर्नटन का ऑपरेशन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, बशर्ते वह शहर में रहे, और थॉर्नटन का कहना है कि वह मॉरी के साथ रहने के लिए भटकना बंद कर सकता है। रालना, जॉन वेन कोल थॉर्नटन, रॉबर्ट मिचम शेरिफ जेपी हाराह के रूप में, जेम्स कान एलन बॉर्डिलियन ट्रेहर ने उपनाम मिसिसिपी, चार्लीन होल्ट मॉरी के रूप में, पॉल फिक्स मिलर, आर्थर हनीकट बुल हैरिस, मिशेल कैरी जोसेफिन जॉय मैकडोनाल्ड के रूप में, R.G. आर्मस्ट्रांग केविन मैकडोनाल्ड, एड असन बार्ट जेसन के रूप में, क्रिस्टोफर जॉर्ज नेल्स मैक्लियोर, मरीना घाने मारिया के रूप में, रॉबर्ट डोनर मिल्ट, जॉन गैब्रियल पेड्रो के रूप में, जॉनी क्रॉफोर्ड ल्यूक मैकडोनाल्ड, एडम रोरके मैट मैकडोनाल्ड के रूप में, जिम डेविस जिम प्यूविस बार्ट जेसन के फोरमैन, स्वेड लार्सन बंदूकधारी के रूप में ओलाफ विघोर्स्ट, जॉन मिचम एल्मर जेसन के बारटेंडर बिना श्रेय, चक रॉबर्सन जेसन के बंदूकधारी के रूप में बिना श्रेय, डॉन कोलियर डिप्टी जो ब्रैडॉक के रूप में बिना श्रेय, डीन स्मिथ चार्ली हेगन बिना श्रेय, चार्ल्स डोनोवन के रूप में एंथनी रोजर्स बिना श्रेय, वेन का घोड़ा जिप नाम का एक 6 वर्षीय अप्पलोसा स्टालियन था। हॉवर्ड विंचेस्टर हॉक्स 30 मई 1896, 26 दिसंबर 1977, हॉलीवुड के क्लासिक युग के एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। आलोचक लियोनार्ड माल्टिन ने उन्हें सबसे महान अमेरिकी निर्देशक जो एक घरेलू नाम नहीं है कहा। 2. रोजर एबर्ट ने हॉक्स को शुद्ध फिल्मों के सबसे महान अमेरिकी निर्देशकों में से एक और ऑटोर आलोचकों का नायक कहा, क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की शैली की सामग्री में
अपने स्वयं के संक्षिप्त मूल्य पाए। 3. उन्हें सार्जेंट यॉर्क 1941 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और 1974 में मानद अकादमी पुरस्कार अर्जित किया था। एक बहुमुखी फिल्म निर्देशक, हॉक्स ने कॉमेडी, ड्रामा, गैंगस्टर फिल्में, साइंस फिक्शन, फिल्म नोयर, युद्ध फिल्में और वेस्टर्न जैसी कई शैलियों की खोज की। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में स्कारफेस 1932, ब्रिंगिंग अप बेबी 1938, ओनली एंजल्स हैव विंग्स 1939, हिज गर्ल फ्राइडे 1940, टू हैव एंड हैव नॉट 1944, द बिग स्लिप 1946, रेड रिवर 1948, द थिंग फ्रॉम अदर वर्ल्ड 1951, जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स 1953 और रियो ब्रावो 1959 शामिल है। मजबूत, सख्त बोलने वाली महिला पात्रों के उनके लगातार चित्रण ने हॉक्सियन महिला को परिभाषित किया। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। हॉवर्ड विंचेस्टर हॉक्स का जन्म इंडियाना के गोशेन में हुआ था। वे फ्रैंक विंचेस्टर हॉक्स 1865 से 1950 के पहले जन्मे बच्चे थे, जो एक अमीर कागज निर्माता थे, और उनकी पत्नी हेलेन ब्राउन, नी हॉवर्ड 1872 से 1952, एक अमीर उद्योगपति की बेटी थीं। हॉक्स के पिता की ओर से उनके परिवार के लोग अमेरिकी अग्रणी थे और उनके पूर्वज जॉन हॉक्स 1630 में इंग्लैंड से मैसाचुसेट्स चले गए थे। परिवार अंततः गोशेन में बस गया और 1890 के दशक तक मिडवेस्ट के सबसे धनी परिवारों में से एक था, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक लाभदायक गोशेन मिलिंग कंपनी थी। हॉक्स के नाना C.W. हॉवर्ड 1845 से 1916 ने 1862 में 17 साल की उम्र में नीना, विस्कॉन्सिन में घर बनाया था। 15 साल के भीतर उन्होंने शहर की पेपर मिल और अन्य औद्योगिक प्रयासों में अपना भाग्य बनाया था। 5 फ्रैंक हॉक्स और हेलेन हॉवर्ड की मुलाकात 1890 के दशक की शुरुआत में हुई और 1895 में उन्होंने शादी कर ली। हॉवर्ड हॉक्स 5 बच्चों में सबसे बड़े थे और उनके जन्म के बाद केनेथ नील हॉक्स 12 अगस्त 1898, 2 जनवरी 1930, विलियम बेलिंजर हॉक्स 29 जनवरी 1901, 10 जनवरी 1969, ग्रेस लुइस हॉक्स 17 अक्टूबर 1903, 23 दिसंबर 1927, 1898 में। परिवार वापस नीनाह चला गया, जहां फ्रैंक हॉक्स ने अपने ससुर की हॉवर्ड पेपर कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। 1906 और 1909 के बीच हॉक्स परिवार ने हेलेन हॉक्स के खराब स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विस्कॉन्सिन की ठंडी सर्दियों के दौरान कैलिफोर्निया के पासाडेना में अधिक समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 1910 में स्थायी रूप से पासाडेना जाने से पहले विस्कॉन्सिन में केवल अपनी गर्मियां बितानी शुरू कर दीं। 7 परिवार थ्रोप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से सड़क के नीचे एक घर में बस गया और हॉक्स बच्चों ने 1907 में स्कूल के पॉलिटेक्निक एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू किया। 8 हॉक्स एक औसत छात्र थे और खेलों में उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन 1910 तक उन्होंने कोस्टर रेसिंग की खोज कर ली थी, जो सोपबॉक्स रेसिंग का एक प्रारंभिक रूप था। 1911 में हॉक्स की सबसे छोटी बहन हेलेन की अचानक भोजन विषाक्तता से मृत्यु हो गई। 1912 में हॉक्स परिवार पास के ग्लेंडोरा, कैलिफोर्निया में चला गया, जहां फ्रैंक हॉक्स के पास संतरे के बाग थे। हॉक्स ने ग्लेंडोरा के सिट्रस यूनियन हाई स्कूल में हाई स्कूल का अपना जूनियर वर्ष पूरा किया। 10 इस दौरान उन्होंने बार्नस्टॉर्मिंग पायलट के रूप में काम किया। उन्हें 1913 से 1914 तक न्यू हैम्पशायर में फिलिप्स एक्सेटर अकादमी भेजा गया था। उनके परिवार की संपत्ति ने उनके कुलीन निजी स्कूल में स्वीकृति को प्रभावित किया हो सकता है। भले ही वह 17 वर्ष का था, उसे एक निम्न मध्यमवर्गीय छात्र के रूप में भर्ती कराया गया था, जो एक द्वितीय वर्ष के छात्र के बराबर था। न्यू इंग्लैंड में रहने के दौरान हॉक्स अक्सर पास के बोस्टन में थिएटरों में जाते थे। 1914 में हॉक्स ग्लेंडोरा लौट आए और उसी वर्ष पासाडेना हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
10 टेनिस में कुशल। 18 साल की उम्र में हॉक्स ने यूनाइटेड स्टेट्स जूनियर टेनिस चैंपियनशिप जीती। 12 उसी वर्ष हॉक्स को न्यूयॉर्क के इथाका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और डेल्टा कप्पा एप्सिलॉन के सदस्य थे। 1916 की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान फिल्म उद्योग में काम करते हुए हॉक्स ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने का असफल प्रयास किया। वह सितंबर में कॉर्नेल लौट आए, अप्रैल 1917 में सेना में शामिल होने के लिए छोड़ दिया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। उन्होंने एविएशन सेक्शन, यूएस सिग्नल कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। 14 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एविएटर्स को उड़ान भरना सिखाया और इन अनुभवों ने द डॉन पेट्रोल 1930 जैसी भविष्य की विमानन फिल्मों को प्रभावित किया। 15 युद्ध के दौरान सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने वाले कई कॉलेज के छात्रों की तरह उन्होंने 1918 में अनुपस्थिति में डिग्री प्राप्त की। हॉक्स को सक्रिय ड्यूटी के लिए बुलाए जाने से पहले वे हॉलीवुड लौट आए और अप्रैल 1917 के अंत तक आजीविका फिल्मों में प्रवेश 1916 से 1925। एविएशन के लिए हॉवर्ड हॉक्स की रुचि और जुनून ने उन्हें कई महत्वपूर्ण अनुभवों और परिचितों के लिए प्रेरित किया। 15 1916 में हॉक्स की मुलाकात हॉलीवुड के छायाकार विक्टर फ्लेमिंग से हुई, जो एक ऑटो मैकेनिक और शुरुआती एविएटर थे। हॉक्स ने रेसिंग शुरू कर दी थी और एक मर्सर रेस कार पर काम कर रहे थे, जो उनके दादा C.W. हॉवर्ड ने उनके लिए कैलिफोर्निया में 1 सितंबर 2016 की गर्मियों की छुट्टी के दौरान खरीदी थी। उन्होंने कथित तौर पर फ्लेमिंग से मुलाकात की जब दोनों लोग एक गंदगी ट्रैक पर रेस कर रहे थे और एक दुर्घटना का कारण बने। 16 इस मुलाकात से हॉक्स को फिल्म उद्योग में पहली नौकरी मिली, डगलस फेयरबैंक्स की फिल्म इन अगेन, आउट अगेन, जिस पर फ्लेमिंग को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें सेसिल बी. डेमिल द्वारा निर्देशित एक अनिर्दिष्ट फिल्म में प्रॉप बॉय और जनरल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। हॉक्स ने बाद के साक्षात्कारों में कभी भी फिल्म का नाम नहीं बताया और डेमिल ने उस समयावधि में लगभग 5 फिल्में बनाईं। अप्रैल 1917 के अंत तक हॉक्स सेसिल बी. डेमिल की द लिटिल अमेरिकन पर काम कर रहे थे। 17 हॉक्स ने मार्शल नीलन की द लिटिल प्रिंसेस पर काम किया, जिसमें मैरी पिकफोर्ड ने अभिनय किया था। हॉक्स के अनुसार नीलन एक दिन काम पर नहीं आए, इसलिए साधन संपन्न हॉक्स ने एक दृश्य को खुद निर्देशित करने की पेशकश की, जिस पर पिकफोर्ड ने सहमति जताई। 18 हॉक्स ने 21 साल की उम्र में निर्देशन करना शुरू किया जब उन्होंने और छायाकार चार्ल्स रोशर लेह ब्रैकेट ने मूल स्क्रिप्ट लिखी, जिसे उन्होंने मेरे जीवन में अब तक की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट बताया। यह दुखद नहीं था, लेकिन यह उन चीजों में से एक थी जिसके अंत में वेन की मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन करीब आता गया, जितना अधिक हम रियो ब्रावो को फिर से करने में लगे, मैं उतनी ही बीमार होती गई, क्योंकि मुझे चीजों को बार बार करने से नफरत है। और मैं हॉवर्ड से कहती रही कि मैंने ऐसा किया है, और वह कहता कि यह ठीक है, हम इसे फिर से कर सकते हैं। मिचम ने बाद में कहा, जब हॉवर्ड ने मुझे बुलाया तो मैंने पूछा, कहानी क्या है? और उन्होंने कहा, कोई कहानी नहीं, सिर्फ पात्र, और ऐसा ही हुआ। एक दृश्य किया, उसे हटा दिया, दूसरा किया, उसे हटा दिया। सिनेमेटोग्राफर हेरोल्ड रॉसन 1958 में सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन हॉक्स ने उन्हें काम पर वापस आने के लिए राजी कर लिया। फिल्म बनाने के बाद रॉसन ने स्थायी रूप से अपनी सेवानिवृत्ति फिर से शुरू कर दी। एल डोरेडो को अक्टूबर 1965 से जनवरी 1966 तक एरिजोना के टक्सन के पश्चिम में ओल्ड टक्सन स्टूडियो में और साथ ही यूटा के कनाब और उसके आसपास टेक्निकलर में शूट किया गया था। यह फिल्म वेन की 138वीं फिल्म थी और इसे द वॉर वैगन से पहले फिल्माया गया था, लेकिन इसकी रिलीज में देरी हुई ताकि पैरामाउंट की नेवादा स्मिथ
और स्टीव मैकक्वीन को बॉक्स ऑफिस पर जॉन वेन की फिल्म से मुकाबला न करना पड़े। एल डोरेडो आखिरकार जून 1967 में सिनेमाघरों में पहुंची, द वॉर वैगन के खुलने के 1 महीने बाद। 8 यह फिल्म वेन और मिचम के बीच एकमात्र स्क्रीन जोड़ी थी, हालांकि वे दोनों द लॉन्गेस्ट डे में अलग-अलग दिखाई देते हैं। एल डोराडो हॉक्स द्वारा निर्देशित 3 फिल्मों में से दूसरी है, जिसमें एक शेरिफ अपने कार्यालय की उग्र गैरकानूनी तत्वों से रक्षा करता है। यह रियो ब्रावो 1959 के बाद और रियो लोबो 1970 से पहले आई थी। दोनों फिल्मों में भी वेन ने समान भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में दोहराई गई और थीम गीत में वर्णित कविता एल डोरेडो एडगर एलन पो की एक गाथागीत कविता है। क्रेडिट में पेंटिंग्स कलाकार ओलाफ विघोर्स्ट की है, जो फिल्म में स्वीडिश लार्सन के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई देते हैं। संगीत स्कोर नेल्सन रिडल द्वारा रचित था। एल डोराडो के फुटेज को बाद में वेन की अंतिम फिल्म द शूटिस्ट के प्रारंभिक मोन्टाज में शामिल किया गया, ताकि वेन के चरित्र की पृष्ठभूमि को दर्शाया जा सके। स्वागत और विरासत। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक समकालीन समीक्षा में आलोचक हॉवर्ड थॉम्पसन ने एल डोरेडो की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक कठिन, संक्षिप्त और मनोरंजक पश्चिमी फिल्म है जो 2 दिग्गज सितारों की तरह आसानी से स्क्रीन पर घूमती है। कांटेदार, तीखे और अक्सर मजेदार संवाद, साथ ही कुछ जानलेवा बंदूक हमले, कुरकुरा मनोरंजन जोड़ते हैं। रोजर एबर्ट ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए, जिसमें कहा गया, एल डोरेडो एक सख्त निर्देशन वाली, हास्यप्रद, पूरी तरह से सफल वेस्टर्न फिल्म है, जिसे 3 पुराने पेशेवरों, जॉन वेन, रॉबर्ट मिचम और निर्देशक हॉवर्ड हॉक्स द्वारा लगभग सहजता से बनाया गया है। फिल्म को समीक्षा संकलक रॉटन टोमाटोज पर 25 समीक्षाओं के आधार पर 96% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका भारित औसत 7.7/10 है। श्री वेस्टर्न राइटर्स ऑफ अमेरिका के सदस्यों ने फिल्म के थीम को अब तक के शीर्ष 100 वेस्टर्न गानों में से एक चुना। कॉमिक बुक रूपांतरण। डेल मूवी क्लासिक एल डोरेडो, अक्टूबर 1967, 13-14। यह भी देखे। 1967 की अमेरिकी फिल्मों की सूची। 1966 की अमेरिकी फिल्मों की सूची। जॉन वेन फिल्मोग्राफी। संदर्भ नोट्स। ये आंकड़े वितरकों को मिलने वाले किराए से संबंधित है। विद्वानों द्वारा हॉक्स की मूक फिल्मों में ए गर्ल इन एवरी पोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कई विषयों और मूल रूपों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म है जो उनके बाद के अधिकांश कार्यों को परिभाषित करेगी। यह उनकी पहली 2 पुरुषों के बीच प्रेम कहानी थी, जिसमें 2 पुरुष अपने कर्तव्य, कौशल और करियर के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो अपनी दोस्ती को महिलाओं के साथ अपने संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। 33 फ्रांस में हेनरी लैंग्लॉइस ने हॉक्स को सिनेमा का ग्रोपियस कहा और स्विस उपन्यासकार और कवि ब्लेज सेंद्रार्स ने कहा कि फिल्म ने निश्चित रूप से समकालीन सिनेमा की पहली उपस्थिति को चिह्नित किया। 34 हॉक्स इस फिल्म के साथ एक बार फिर बजट से आगे निकल गए और सोल वर्टजेल के साथ उनके संबंध खराब हो गए। एक अग्रिम स्क्रीनिंग के बाद, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली, वर्टजेल ने हॉक्स से कहा, यह फॉक्स द्वारा वर्षों में बनाई गई सबसे खराब फिल्म है। 35 द एयर सर्कस हॉक्स की पहली फिल्म थी जो विमानन पर केंद्रित थी, जो उनके शुरुआती जुनून में से एक था। 1928 में चार्ल्स लिंडबर्ग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे और विंग्स वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी। देश के विमानन उन्माद को भुनाने की चाहत में फॉक्स ने तुरंत हॉक्स की मूल कहानी द एयर सर्कस के लिए खरीद ली, जो 2 युवा पायलटों के बारे में पुरुष मित्रता के विषय का एक बदलाव था। फिल्म को अप्रैल से जून 1928 तक शूट किया गया था, लेकिन फॉक्स ने अतिरिक्त 15 मिनट के संवाद फुटेज का आदेश दिया ताकि फिल्म रिलीज होने वाली नई टॉकीज के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हॉक्स को ह्यूग हर्बर्ट द्वारा लिखे गए नए संवाद पसंद नहीं आए
और उन्होंने दोबारा शूटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यह 1928 में रिलीज हुई और एक मध्यम हिट रही और हॉक्स की 2 फिल्मों में से एक है जो खो गई है। 36 ए गर्ल इन एवरी पोर्ट। ट्रेंट का आखिरी मामला ईसी बेंटले के 1913 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। हॉक्स ने उपन्यास को अब तक की सबसे महान जासूसी कहानियों में से एक माना और इसे अपनी पहली ध्वनि फिल्म बनाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने फिलिप ट्रेंट की मुख्य भूमिका के लिए रेमंड ग्रिफिथ को चुना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस से ग्रिफिथ का गला क्षतिग्रस्त हो गया था और उनकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट जैसी थी, जिसके कारण हॉक्स ने बाद में कहा, मुझे लगा कि उस आवाज के कारण उन्हें बोलने वाली तस्वीरों में महान होना चाहिए। हालांकि केवल कुछ दृश्यों की शूटिंग के बाद फॉक्स ने हॉक्स को बंद कर दिया और उन्हें एक मूक फिल्म बनाने का आदेश दिया, दोनों ग्रिफिथ की आवाज के कारण और क्योंकि उनके पास केवल मूक फिल्म बनाने के कानूनी अधिकार थे। फिल्म में एक संगीत स्कोर और सिंक्रनाइज्ड ध्वनि प्रभाव था, लेकिन कोई संवाद नहीं था। मूक फिल्मों के असफल व्यवसाय के कारण इसे कभी भी अमेरिका में रिलीज नहीं किया गया और केवल इंग्लैंड में कुछ समय के लिए प्रदर्शित किया गया, जहां आलोचकों ने इसे नापसंद किया। 1970 के दशक के मध्य तक यह माना जाता था कि यह फिल्म खो गई है और 1974 में हॉक्स रेट्रोस्पेक्टिव में पहली बार अमेरिका में प्रदर्शित की गई थी। हॉक्स स्क्रीनिंग में उपस्थित थे और उन्होंने फिल्म के एकमात्र प्रिंट को नष्ट करने का प्रयास किया। 38 फॉक्स के साथ हॉक्स का अनुबंध मई 1929 में समाप्त हो गया और उन्होंने फिर कभी किसी प्रमुख स्टूडियो के साथ दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। वे अपने लंबे करियर के बाकी समय में एक स्वतंत्र निर्माता निर्देशक बने रहने में कामयाब रहे। 39 1929 या 1930 में हॉवर्ड हॉक्स। प्रारंभिक ध्वनि फिल्में 1930 से 1934। 1930 तक हॉलीवुड में टॉकीज के आने से उथल-पुथल मच गई थी और कई अभिनेताओं और निर्देशकों के करियर बर्बाद हो गए थे। हॉलीवुड स्टूडियो स्टेज अभिनेताओं और निर्देशकों की भर्ती कर रहे थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे साउंड फिल्मों के लिए बेहतर है। 14 साल तक उद्योग में काम करने और कई आर्थिक रूप से सफल फिल्मों का निर्देशन करने के बाद हॉक्स ने पाया कि उन्हें एक बार फिर स्टूडियो के लिए खुद को एक संपत्ति साबित करना होगा। फॉक्स को खराब शर्तों पर छोड़ने से उनकी प्रतिष्ठा को कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हॉक्स स्टूडियो प्रमुखों के साथ झगड़े से कभी पीछे नहीं हटे। कई महीनों की बेरोजगारी के बाद हॉक्स ने 1930 में अपनी पहली साउंड फिल्म के साथ अपने करियर को फिर से शुरू किया। 40 द डॉन पेट्रोल फिल्म का पोस्टर। हॉक्स की पहली ऑल साउंड फिल्म द डॉन पेट्रोल थी, जो जॉन मोंक सॉन्डर्स और अनौपचारिक रूप से हॉक्स की एक मूल कहानी पर आधारित थी। कथित तौर पर हॉक्स ने सॉन्डर्स को फिल्म पर अपना नाम रखने के लिए भुगतान किया, ताकि हॉक्स अपने लेखन अनुभव की कमी के कारण चिंता पैदा किए बिना फिल्म का निर्देशन कर सकें। 41 इस बात पर अलग-अलग राय है कि फिल्म का विचार किसके दिमाग में आया, लेकिन हॉक्स और सॉन्डर्स ने एक साथ कहानी विकसित की और फर्स्ट नेशनल द्वारा इसे बनाने पर सहमत होने से पहले इसे कई स्टूडियो को बेचने की कोशिश की। 42 शूटिंग फरवरी 1930 के अंत में शुरू हुई, लगभग उसी समय जब हॉवर्ड ह्यूजेस अपने महाकाव्य प्रथम विश्व युद्ध के विमानन महाकाव्य हेल्स एंजेल्स को पूरा कर रहे थे, जो सितंबर 1927 से उत्पादन में था। जब ह्यूजेस को प्रतिद्वंद्वी फिल्म के बारे में पता चला, तो उन्होंने द डॉन पेट्रोल को नुकसान पहुंचाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। उन्होंने हॉक्स और अन्य स्टूडियो कर्मियों को परेशान किया, एक जासूस को काम पर रखा जो जल्दी से पकड़ा गया, और अंत में कॉपीराइट उल्लंघन के लिए फर्स्ट नेशनल पर मुकदमा दायर किया। ह्यूजेस ने अंततः 1930 के अंत में मुकदमा वापस ले लिया। कानूनी लड़ाई के दौरान वह और हॉक्स अच्छे दोस्त बन गए थे। फिल्मांकन मई 1930 के अंत में समाप्त हो गया था और इसका प्रीमियर जुलाई में हुआ, जिसने न्यूयॉर्क के विंटर गार्डन थिएटर में पहले सप्ताह के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को स्थापित किया।
यह फिल्म 1930 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। 43 इस फिल्म की सफलता ने हॉक्स को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सम्मान हासिल करने की अनुमति दी और उन्हें अपने करियर के बाकी हिस्से को एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में विशिष्ट स्टूडियो के साथ किसी भी दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना बिताने की अनुमति दी। 44 आपराधिक संहिता पोस्टर। हॉक्स की वार्नर ब्रदर्स के कार्यकारी हेल बी वालिस के साथ नहीं बनती थी और उनके अनुबंध ने उन्हें अन्य स्टूडियो को उधार देने की अनुमति दी थी। हॉक्स ने कोलंबिया पिक्चर्स में हैरी कोहन से निर्देशन की पेशकश स्वीकार करने का अवसर लिया। 45 फिल्म जनवरी 1931 में शुरू हुई और हिट रही। फिल्म को शिकागो में प्रतिबंधित कर दिया गया था और सेंसरशिप का अनुभव किया, जो उनकी अगली फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर सर्विस में शामिल होने से पहले हॉक्स ने अमरिली ऑफ क्लॉथसलाइन एले में पिकफोर्ड और नीलन के साथ फिर से काम किया। हॉक्स के सैन्य रिकॉर्ड 1973 के सैन्य पुरालेख अग्नि में नष्ट हो गए थे, इसलिए उनकी सैन्य सेवा का एकमात्र खाता उनका अपना है। हॉक्स के अनुसार उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बुनियादी प्रशिक्षण में 15 सप्ताह बिताए, जहां उन्हें वायुसेवा में एक स्क्वाड्रन कमांडर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब पिकफोर्ड ने बुनियादी प्रशिक्षण में हॉक्स का दौरा किया, तो उनके वरिष्ठ अधिकारी सेलिब्रिटी की उपस्थिति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें उड़ान प्रशिक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया और उन्हें नए रंगरूटों को पढ़ाने के लिए टेक्सास भेज दिया। इस काम से ऊबकर हॉक्स ने 1918 की पहली छमाही के दौरान एक स्थानांतरण सुरक्षित करने का प्रयास किया और अंततः उन्हें फोर्ट मोनरो, वर्जीनिया भेज दिया गया। युद्ध के बाद हॉक्स हॉलीवुड लौटने के लिए उत्सुक थे। उनके भाई केनेथ हॉक्स, जिन्होंने एयर सर्विस में भी काम किया था, ने 1919 में येल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वे दोनों अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हॉलीवुड चले गए। वे जल्दी ही हॉलीवुड के अंदरूनी व्यक्ति एलन डवान के दोस्त बन गए। हॉक्स को अपनी पहली महत्वपूर्ण नौकरी तब मिली जब उन्होंने स्टूडियो के प्रमुख जैक एल वार्नर को पैसे उधार देने के लिए अपने परिवार की संपत्ति का इस्तेमाल किया। वार्नर ने जल्दी ही ऋण चुका दिया और हॉक्स को इतालवी हास्य अभिनेता मोल्टी बैंक्स अभिनीत एक्रील कॉमेडी की नई श्रृंखला के निर्माण की देखभाल करने के लिए एक निर्माता के रूप में नियुक्त किया। हॉक्स ने बाद में कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 3 या 4 शॉट्स का निर्देशन किया है, हालांकि इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। फिल्में लाभदायक थीं, लेकिन हॉक्स ने जल्द ही अपने परिवार की संपत्ति और कनेक्शन का उपयोग करके वित्तपोषण सुरक्षित करने के लिए अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाने के लिए छोड़ दिया। प्रोडक्शन कंपनी एसोसिएटेड प्रोड्यूसर्स हॉक्स, एलन डवान, मार्शल नीलन और निर्देशक एलन होलुबार के बीच एक संयुक्त उद्यम था, जिसका वितरण सौदा फर्स्ट नेशनल के साथ था। कंपनी ने 1920 और 1923 के बीच 14 फिल्में बनाई, जिनमें से 8 का निर्देशन नीलन ने किया, 3 का डवान ने और 3 का होलुबार ने। 20 एक प्रोडक्शन कंपनी से ज्यादा एक लड़कों का क्लब होने के कारण चारों लोग धीरे धीरे अलग हो गए और 1923 में अपने अपने रास्ते पर चले गए। तब तक हॉक्स ने तय कर लिया था कि वह निर्माण के बजाय निर्देशन करना चाहते हैं। 21 1920 की शुरुआत में हॉक्स हॉलीवुड में किराए के घरों में अपने दोस्तों के समूह के साथ रहते थे। ज्यादातर मर्दाना, जोखिम लेने वाले पुरुषों के इस उपद्रवी समूह में उनके भाई केनेथ हॉक्स, विक्टर फ्लेमिंग, जैक कॉनवे, हेरोल्ड रॉसन, रिचर्ड रॉसन, आर्थर रॉसन और एडी सदरलैंड शामिल थे। इस दौरान हॉक्स पहली बार मेट्रो गोल्डविन मेयर में उत्पादन के प्रभारी उपाध्यक्ष इरविंग थालबर्ग से मिले। हॉक्स उनकी बुद्धिमत्ता और कहानी की समझ की प्रशंसा करते थे। 22 हॉक्स लॉस एंजल्स में रोजर्स हवाई अड्डे पर बार्नस्टॉर्मर्स और अग्रणी एविएटर्स के साथ भी दोस्त बन गए, मोए स्टीफेंस जैसे पुरुषों को जानने लगे। 1923 में फेमस प्लेयर सलास्की के अध्यक्ष जेसी लास्की अपने स्टूडियो के कहानी विभाग में
एक नए प्रोडक्शन एडिटर की तलाश कर रहे थे और थालबर्ग ने हॉक्स का सुझाव दिया। 23 हॉक्स ने स्वीकार कर लिया और उन्हें तुरंत 40 से अधिक प्रस्तुतियों का प्रभारी बना दिया गया, जिसमें जोसेफ कॉनराड, जैक लंदन और जेन ग्रे की कहानियों के कई साहित्यिक अधिग्रहण शामिल थे। हॉक्स ने निर्मित सभी फिल्मों की पटकथाओं पर काम किया, लेकिन उन्हें अपना पहला आधिकारिक पटकथा क्रेडिट 1924 में टाइगर लव में मिला। 24 हॉक्स लगभग 2 वर्षों तक फेमस प्लेयर्स, बाद में पैरामाउंट पिक्चर्स में कहानी संपादक थे, कभी कभी हेरिटेज ऑफ द डेजर्ट जैसी फिल्मों का संपादन करते थे। हॉक्स ने 1924 की गिरावट में फेमस प्लेयर्स के साथ एक नए 1 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 1925 में जब थालबर्ग ने अपना वादा निभाने में हिचकिचाहट दिखाई, तो हॉक्स ने एमजीएम में अपना अनुबंध तोड़ दिया और चले गए। 25 मूक फिल्में 1925 से 1929। अक्टूबर 1925 में फॉक्स फिल्म कॉरपोरेशन में विलियम फॉक्स के स्टूडियो अधीक्षक सोल वर्टजेल ने हॉक्स को निर्देशन करने देने के वादे के साथ अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अगले 3 वर्षों में हॉक्स ने अपनी पहली 8 फिल्मों 6 मूक 2 बोलती का निर्देशन किया। 23 हॉक्स ने अपने द्वारा निर्देशित अधिकांश फिल्मों की पटकथाओं पर फिर से काम किया, बिना अपने काम का आधिकारिक श्रेय लिए। उन्होंने 1926 में ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी 26 और 1927 में जोसेफ वॉन स्टर्नबर्ग की अंडरवर्ल्ड की पटकथाओं पर भी काम किया, जो पहली गैंगस्टर फिल्मों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। 27 हॉक्स की पहली फिल्म द रोड टू ग्लोरी थी, जिसका प्रीमियर अप्रैल 1926 में हुआ था। पटकथा हॉक्स द्वारा लिखी गई 35 पृष्ठ की रचना पर आधारित थी। कॉमेडी फिल्म फिग लीव्स 1926 का पोस्टर, यह उन कुछ शुरुआती फिल्मों में से एक थी जिसकी हॉक्स ने अपने जीवन में बाद में सकारात्मक सराहना की थी। द रोड टू ग्लोरी को पूरा करने के तुरंत बाद हॉक्स ने अपनी अगली फिल्म फिग लीव्स अपनी पहली और 1935 तक एकमात्र कॉमेडी लिखना शुरू कर दिया। इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से कला निर्देशन और पोशाक डिजाइन के लिए। यह जुलाई 1926 में रिलीज हुई और निर्देशक के रूप में हॉक्स की पहली हिट थी। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से अपने शुरुआती काम को खारिज कर दिया, लेकिन हॉक्स ने बाद के साक्षात्कारों में इस फिल्म की प्रशंसा की। 29 हॉक्स की फिल्मोग्राफी में पेड टू लव उल्लेखनीय है, क्योंकि यह जर्मन निर्देशक एफडब्ल्यू मुर्नौ की तरह एक अत्यधिक शैलीबद्ध, प्रयोगात्मक फिल्म थी। हॉक्स की फिल्म में असामान्य ट्रैकिंग शॉट्स, अभिव्यक्तिवादी लाइटिंग और शैलीगत फिल्म संपादन शामिल है, जो जर्मन अभिव्यक्तिवादी सिनेमा से प्रेरित था। बाद में एक साक्षात्कार में हॉक्स ने टिप्पणी की, यह मेरी तरह की चीज नहीं है, कम से कम मैंने इसे जल्दी से पूरा कर लिया। आप जानते हैं कि कैमरे से उन चीजों को करवाने की इच्छा का विचार, अब कैमरा किसी की आंखें है। हॉक्स ने सेटन आई मिलर के साथ स्क्रिप्ट पर काम किया, जिसके साथ उन्होंने 7 और फिल्मों में सहयोग किया। फिल्म में जॉर्ज ओब्रायन अंतर्मुखी क्राउन प्रिंस माइकल की भूमिका में है, विलियम पॉवेल उनके खुशमिजाज भाई की भूमिका में है और वर्जीनिया वैली माइकल की प्रेमिका डोलोरेस की भूमिका में है। वैली और ओब्रायन द्वारा निभाए गए किरदार हॉक्स की बाद की फिल्मों में पाए जाने वाले किरदारों का अनुमान लगाते हैं। एक यौन रूप से आक्रामक शो गर्ल, जो हॉक्सियन महिला का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है, और एक शर्मीला आदमी जो सेक्स में रुचि नहीं रखता है, जिसे बाद में कैरी ग्रांट और गैरी कूपर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में देखा गया। पेड टू लव सितंबर 1926 तक पूरा हो गया था, लेकिन जुलाई 1927 तक अप्रकाशित रहा। यह आर्थिक रूप से असफल रहा। 30 क्रेडल स्नैचर्स रसेल जी मेडक्राफ्ट और नॉर्मा मिशेल के 1925 के हिट स्टेज प्ले पर आधारित था। फिल्म की शूटिंग 1927 की शुरुआत में हुई थी। फिल्म मई 1927 में रिलीज हुई थी और यह एक मामूली हिट थी। ऐसा माना जाता था कि यह तब तक खो गया था जब तक पीटर बोगदानोविच ने 20वीं शताब्दी फॉक्स के फिल्म वॉल्ट में
एक प्रिंट की खोज नहीं की, हालांकि यह रील 3 का हिस्सा और रील 4 के सभी गायब थे। 31 मार्च 1927 में हॉक्स ने फॉक्स के साथ एक नया 1 साल का 3 चित्र अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पियरे फ्रोंडे के नाटक एल इंसॉमिस पर आधारित फाजिल का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया। हॉक्स ने फिर से स्क्रिप्ट पर सेटन मिलर के साथ काम किया। हॉक्स फिल्म पर शेड्यूल और बजट से अधिक थे, जिससे उनके और सोल वुडजेल के बीच दरार शुरू हो गई, जो अंततः हॉक्स को फॉक्स छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। फिल्म अगस्त 1927 में पूरी हो गई थी, हालांकि यह जून 1928 तक रिलीज नहीं हुई थी। परियोजना में जारी रहेगा। 46 1930 में ह्यूजेस ने हॉक्स को स्कारफेस निर्देशित करने के लिए काम पर रखा, जो शिकागो के डकैत अल कैपोन के जीवन पर आधारित एक गैंगस्टर फिल्म थी। फिल्म सितंबर 1931 में पूरी हो गई थी, लेकिन हेस्कोर की सेंसरशिप ने इसे रिलीज होने से रोक दिया क्योंकि हॉक्स और ह्यूजेस मूल रूप से इसका इरादा रखते थे। दोनों लोगों ने 1 साल से अधिक समय तक हेस ऑफिस के साथ लड़ाई, बातचीत और समझौता किया। स्कारफेस पहली फिल्म थी जिसमें हॉक्स ने पटकथा लेखक बेन हेज के साथ काम किया, जो 20 वर्षों के लिए उनके करीबी दोस्त और सहयोगी बन गए। 23 स्कारफेस पर फिल्मांकन पूरा होने के बाद हॉक्स ने कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ह्यूजेस को छोड़ दिया और अपने अनुबंध को पूरा करने के लिए फर्स्ट नेशनल में लौट आए, इस बार निर्माता डेरिल एफ जैनक के साथ। अपनी अगली फिल्म के लिए हॉक्स अपने बचपन के जुनून कार रेसिंग के बारे में एक फिल्म बनाना चाहते थे। हॉक्स ने अपने 8वें और अंतिम सहयोग के लिए सेटन मिलर के साथ द क्राउड रोर्स की पटकथा विकसित की। हॉक्स ने फिल्म में वास्तविक रेस कार ड्राइवरों का इस्तेमाल किया, जिसमें 1930 इंडियानापोलिस 500 विजेता बिली अर्नोल्ड भी शामिल थे। 47 फिल्म मार्च में रिलीज हुई और हिट रही। 48 टाइगर शार्क पोस्टर। बाद में 1932 में उन्होंने टाइगर शार्क का निर्देशन किया, जिसमें एडवर्ड जी रॉबिन्सन ने टूना मछुआरे की भूमिका निभाई। इन शुरुआती फिल्मों में हॉक्स ने प्रोटोटाइपिकल हॉक्सियन मैन की स्थापना की, जिसे फिल्म समीक्षक एंड्रयू सरिस ने एक सहज व्यावसायिकता द्वारा बरकरार रखा के रूप में वर्णित किया। 23 टाइगर शार्क ने हॉक्स की नाटकीय, तनावपूर्ण और यहां तक कि दुखद कहानी लाइनों में हास्य के स्पर्श को शामिल करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। 48 1933 में हॉक्स ने मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियो में 3 पिक्चर डील पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से पहला 1933 में टुडे वी लिव था। प्रथम विश्व युद्ध की यह फिल्म विलियम फॉल्कनर की एक छोटी कहानी पर आधारित थी। 4-9 एमजीएम में हॉक्स की अगली 2 फिल्में बॉक्सिंग ड्रामा द प्राइज फाइटर एंड द लेडी। 1951 में हॉक्स ने एक साइंस फिक्शन फिल्म द थिंग फ्रॉम अदर वर्ल्ड का निर्माण और कुछ के अनुसार निर्देशन किया। निर्देशक जॉन कारपेंटर ने कहा, और चलिए रिकॉर्ड को सीधा करते हैं। फिल्म का निर्देशन हॉवर्ड हॉक्स ने किया था। हॉवर्ड हॉक्स द्वारा निर्देशित होने की पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने अपने संपादक क्रिश्चियन नेबी को इसका श्रेय लेने दिया। लेकिन पुरुष पात्रों के बीच जिस तरह की भावना थी, सौहार्द, पुरुषों का समूह जिसे बुराई से लड़ना था, यह सब शुद्ध हॉक्सियन है। 58-59 इसके बाद उन्होंने 1952 में किर्क डगलस अभिनीत वेस्टर्न द बिग स्काई में काम किया। बाद में 1952 में हॉक्स ने स्क्रूबॉल कॉमेडी मंकी बिजनेस में 5वीं और अंतिम बार ग्रांट के साथ काम किया। 23 हॉक्स की 1952 की तीसरी फिल्म ओमनिबस फिल्म ओ हेनरीज फुल हाउस में योगदान थी, जिसमें विभिन्न निर्देशकों द्वारा बनाई गई लेखक ओ हेनरी की लघु कहानियां शामिल है। 60 हॉक्स की लघु फिल्म द रैंसम ऑफ रेड चीफ में फ्रेड एलन, ऑस्कर लेवेंट और जीन क्रेन ने अभिनय किया था। 61 1953 में हॉक्स ने जेंटलमैन प्रेफर ब्लोंड्स बनाई, जिसमें मर्लिन मुनरो ने डायमंड्स आर ए गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड गाया था। फिल्म में मुनरो और जेन रसेल ने 2 कैबरे प्रदर्शन करने वाली सबसे अच्छी दोस्तों की भूमिका निभाई थी। कई आलोचकों का तर्क है कि यह फिल्म
दोस्त फिल्म शैली का एकमात्र महिला संस्करण है। कोरियोग्राफर जैक कोल को आमतौर पर संगीत में संख्याओं के मंचन का श्रेय दिया जाता है, जबकि हॉक्स को गैर संगीत में दृश्यों के निर्देशन का श्रेय दिया जाता है। 1955 में हॉक्स ने लैंड ऑफ द फेरो बनाया, जो प्राचीन मिस्र के बारे में एक तलवार और चप्पल महाकाव्य था जिसमें जैक हॉकिंस और जॉन कोलिंस ने अभिनय किया था। यह फिल्म हॉक्स का लंबे समय के दोस्त विलियम फॉल्कनर के साथ अंतिम सहयोग था। पटकथा फ्रथमैन और लेह ब्रैकेट द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने हॉक्स के साथ पहले द बिग स्लिप पर सहयोग किया था। फिल्म समीक्षक रॉबिन वुड ने कहा है कि अगर उनसे ऐसी फिल्म चुनने के लिए कहा जाए जो हॉलीवुड के अस्तित्व को सही ठहराए, तो वह रियो ब्रावो होगी। 23. मोटरसाइकिल पर हॉवर्ड हॉक्स। 1962 में हॉक्स ने हटारी बनाई, फिर से वेन के साथ, जो अफ्रीका में एक जंगली जानवर पकड़ने वाले की भूमिका निभाते हैं। इसे भी लेह ब्रैकेट ने लिखा था। हॉक्स के यांत्रिकी के ज्ञान ने उन्हें कैमराकार हाइब्रिड बनाने की अनुमति दी, जिसने उन्हें फिल्म में शिकार के दृश्यों को फिल्माने की अनुमति दी। 1964 में हॉक्स ने अपनी अंतिम कॉमेडी मेंस फेवरेट स्पोर्ट बनाई, जिसमें रॉक हडसन, चूंकि कैरी ग्रांट को लगा कि वह भूमिका के लिए बहुत बूढ़े हैं, और पाउला प्रेंटिस ने अभिनय किया है। हॉक्स फिर 1965 में रेड लाइन 7000 के साथ कार रेस के लिए अपने बचपन के जुनून में लौट आए, जिसमें उनकी पहली प्रमुख भूमिका में एक युवा जेम्स कान थे। हॉक्स की अंतिम दो फिल्में जॉन वेन अभिनीत और लेह ब्रैकेट द्वारा लिखित रियो ब्रावो की पश्चिमी रीमेक थीं। इसके बाद उन्होंने 1970 में वेन के साथ रियो लोबो बनाई। 23 रियो लोबो के बाद हॉक्स ने अर्नेस्ट हेमिंग्वे और नाउ मिस्टर गस से संबंधित एक परियोजना की योजना बनाई, जो तेल और पैसे की तलाश करने वाले दो पुरुष मित्रों के बारे में एक कॉमेडी थी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पहले ही दिसंबर 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। 63. व्यक्तिगत जीवन। स्लिम कीथ और कुत्ते के साथ हॉवर्ड हॉक्स। हॉवर्ड हॉक्स की 3 बार शादी हुई। 1928 से 1940 तक अभिनेत्री एथोल शेरर, नॉर्मा शेरर की बहन से, 1941 से 1949 तक सोशलाइट और फैशन आइकन स्लिम कीथ से, और 1953 से 1959 तक अभिनेत्री डी हार्टफोर्ड से। हॉक्स के शेरर से 2 बच्चे थे, बारबरा और डेविड। डेविड हॉक्स ने टेलीविजन सीरीज एम.एस.एच के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी दूसरी बेटी किट्टी हॉक्स स्लिम कीथ से उनकी दूसरी शादी का परिणाम थी। हॉक्स को अपनी आखिरी पत्नी डी हार्टफोर्ड से एक बेटा था, जिसका नाम सिनेमेटोग्राफर ग्रेग टॉलैंड के नाम पर ग्रेग रखा गया था। 64. उड़ने वाली मशीनों के प्रति अपने प्यार के साथ साथ हॉक्स को कारों और मोटरसाइकिलों का भी शौक था। उन्होंने रेस कार बनाई जिसने 1936 इंडियानापोलिस 500 जीता। 65 साथ ही बारबरा स्टैनविक और गैरी कूपर के साथ मोटरसाइकिल चलाने का भी आनंद लिया। हॉक्स और उनके बेटे ग्रेग चेकर्स मोटरसाइकिल क्लब के सदस्य थे। 66 67 हॉक्स ने 78 वर्ष की आयु तक सवारी जारी रखी। 62 उनके अन्य शौक में गोल्फ, टेनिस, नौकायन, घुड़दौड़, बढ़ीगिरी और चांदी का काम शामिल था। 68. हॉक्स कई अमेरिकी लेखकों जैसे बेन हेच, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉल्कनर के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने के लिए भी जाने जाते थे। हॉक्स ने खुद को विलियम फॉल्कनर की खोज का श्रेय दिया और तत्कालीन अज्ञात लेखक को एल्गोक्विन राउंड टेबल से परिचित कराया। 69 हॉक्स और फॉल्कनर की उड़ने और शराब पीने में पारस्परिक रुचि थी, और फॉल्कनर ने हॉक्स की फिल्मों की प्रशंसा की। हॉक्स से उन्हें पटकथा लिखना सिखाने के लिए कहा। फॉल्कनर ने हॉक्स के लिए 5 पटकथाएं लिखीं, पहली टुडे वी लिव और अंतिम लैंड ऑफ द फारोज थी। 70 मछली पकड़ने और स्कीइंग में पारस्परिक रुचि के साथ हॉक्स अर्नेस्ट हेमिंग्वे के भी करीब थे। उन्होंने इस परियोजना को कभी फिल्माया नहीं। 71. हॉक्स ने 1944 के संयुक्त
राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में थॉमस डेवी का समर्थन किया। 72. बाद का जीवन 1970 के दशक के मध्य तक हॉक्स का स्वास्थ्य खराब होने लगा, हालांकि वे सक्रिय रहे। अपनी मृत्यु से पहले के वर्षों में पार्किंसंस रोग के शुरुआती चरणों में होने के अलावा रियो लोबो के सेट पर लगी चोट ने उनके एक पैर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। 73. मौत हॉक्स की मृत्यु 26 दिसंबर 1977 को 81 वर्ष की आयु में हुई, जब वे कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अपने घर पर अपने कुत्ते से टकराकर गिर गए थे। उन्होंने अस्पताल में 2 सप्ताह बिताए थे। जब उन्होंने घर जाने के लिए कहा, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। 74 उनकी मृत्यु को सीधे तौर पर स्ट्रोक के साथ धमनी काठिन्य संभनी रोग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 75 वह उस समय अपनी अंतिम खोज लारेन जैक्स के साथ काम कर रहे थे। 1934 में हॉक्स अपनी पहली स्क्रूबॉल कॉमेडी 20th सेंचुरी बनाने के लिए कोलंबिया पिक्चर्स गए, जिसमें जॉन बैरीमोर और हॉक्स की दूर की चचेरी बहन कैरोल लोम्बार्ड ने अभिनय किया था। यह हेच और चार्ल्स मैकार्थर के एक मंचीय नाटक पर आधारित थी और फ्रैंक कैप्रा की इट हैपन्ड वन नाइट उसी वर्ष रिलीज के साथ स्क्रूबॉल कॉमेडी शैली की परिभाषित फिल्म मानी जाती है। 1935 में हॉक्स ने एडवर्ड जी रॉबिन्सन और मिरियम हॉपकिंस के साथ बारबरी कोस्ट बनाई। हॉक्स ने बारबरी कोस्ट पर हेच और मैकार्थर के साथ सहयोग किया और कथित तौर पर उन्हें एक मार्बल गेम सिखाने का वादा करके फिल्म पर काम करने के लिए मना लिया। वे काम के दिनों में स्क्रिप्ट पर काम करने और मार्बल्स के साथ खेलने के बीच स्विच कर देते। 1936 में ही हॉक्स ने एडवर्ड अर्नोल्ड, जोएल मैकक्री, फ्रांसिस फार्मर और वाल्टर ब्रेनन अभिनीत कम एंड गेट इट का फिल्मांकन शुरू किया, लेकिन शूटिंग के बीच में ही सैमुअल गोल्डविन ने उन्हें निकाल दिया और फिल्म को विलियम वायलर ने पूरा किया। 23. 1938 में हॉक्स ने आरकेओ पिक्चर्स के लिए स्क्रूबॉल कॉमेडी ब्रिंगिंग अप बेबी बनाई। इसमें कैरी ग्रांट और कैथरीन हेपबर्न ने अभिनय किया और इसे डडली निकोल्स और हैगर वाइल्ड द्वारा रूपांतरित किया गया था। इसे एंड्रयू सरिस द्वारा स्क्रूबॉल कॉमेडीज में सबसे स्क्रूएस्ट कहा गया है। ग्रांट एक निकट दृष्टि वाले जीवाश्म विज्ञानी की भूमिका निभाते हैं, जो हेपबर्न द्वारा निभाए गए प्रेम में डूबी सोशलाइट के कारण एक के बाद एक अपमान सहता है। 23 ब्रिंगिंग अप बेबी के लिए हॉक्स का कलात्मक निर्देशन ग्रांट और हेपबर्न के बीच की कच्ची प्राकृतिक केमिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमता था। ग्रांट ने जीवाश्म विज्ञानी और हेपबर्न को एक उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित किया। भूमिकाएं केवल वास्तविक और काल्पनिक के बीच की रेखा को विघटित करने के फिल्म के उद्देश्य को जोड़ती है। 51-52 हॉक्स ने 1951 तक लगातार 11 हिट फिल्में दीं, जिसकी शुरुआत एविएशन ड्रामा ओनली एंजल्स है विंग्स से हुई, जो 1939 में कोलंबिया पिक्चर्स के लिए बनाई गई थी और जिसमें ग्रांट, तिरपन, जीन आर्थर, थॉमस मिशेल, रीटा हेवर्थ और रिचर्ड बार्टेलमेस ने अभिनय किया था। 23. कैरी ग्रांट, रोजलिंड रसेल और राल्फ बेलामी इन हिज गर्ल फ्राइडे 1940। 1940 में हॉक्स ने ग्रांट और रोजलिंड रसेल अभिनीत हिज गर्ल फ्राइडे के साथ स्क्रूबॉल कॉमेडी में वापसी की। यह फिल्म हेच और मैकार्थर के हिट ब्रॉडवे नाटक द फ्रंट पेज का रूपांतरण थी। 23 जिसे 1931 में पहले ही एक फिल्म में बनाया जा चुका था। 54 अपने शुरुआती करियर पर जेसी लास्की के प्रभाव को न भूलते हुए 1941 में हॉक्स ने सार्जेंट यॉर्क बनाया, जिसमें गैरी कूपर ने एक शांतिवादी किसान की भूमिका निभाई जो एक सजायाफ्ता प्रथम विश्व युद्ध का सैनिक बन जाता है। हॉक्स ने फिल्म का निर्देशन किया और कूपर को लास्की के एक विशेष पक्ष में कास्ट किया। 41 यह 1941 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने 2 अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ संपादन जीते। फिल्म बिली वाइल्डर और चार्ल्स ब्रैकेट द्वारा लिखी गई थी और यह स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का एक मजेदार रूप है। कूपर एक आश्रय प्राप्त बौद्धिक भाषाविद की भूमिका निभाते हैं, जो 6 अन्य वैज्ञानिकों के साथ
एक विश्वकोश लिख रहा है और आधुनिक स्लैंग शब्दों के साथ उनकी मदद करने के लिए सरक समझदार स्टैनविक को काम पर रखता है। 1941 में हॉक्स ने हॉवर्ड ह्यूजेस द्वारा निर्मित और बाद में निर्देशित फिल्म द आउटलॉ पर काम करना शुरू किया, जो बिली द किड के जीवन पर आधारित थी और जिसमें जेन रसेल ने अभिनय किया था। हॉक्स ने 1941 की शुरुआत में फिल्म की शुरुआती शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन पूर्णतावाद और हॉलीवुड प्रोडक्शन कोर के साथ लड़ाई के कारण ह्यूजेस ने 1943 तक फिल्म को फिर से शूट और संपादित करना जारी रखा, जब इसे आखिरकार हॉक्स के निर्देशक के रूप में बिना श्रेय के रिलीज किया गया। 23, जॉन गारफील्ड द्वारा अभिनीत और निकोलस द्वारा लिखित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म एयरफोर्स 1943 बनाने के बाद हॉक्स ने हम्फ्री बोगार्ट और लॉरेन बैकाल के साथ 2 फिल्में कीं। 1944 में बनी टू हैव एंड हैव नॉट में बोगार्ट, बैकाल और ब्रेनन ने अभिनय किया है और यह अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास पर आधारित है। हॉक्स हेमिंग्वे के करीबी दोस्त थे और उन्होंने लेखक से शर्त लगाई थी कि वह हेमिंग्वे की सबसे खराब किताब से एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। हॉक्स, विलियम फॉल्कनर और जूल्स फर्थमैन ने पटकथा पर सहयोग किया, जो 1940 में फ्रांस के पतन के बाद मार्टिनिक में काम कर रहे एक अमेरिकी मछली पकड़ने वाली नाव के कप्तान के बारे में थी। बोगार्ट और बैकाल को फिल्म के सेट पर प्यार हो गया। 55 टू हैव एंड हैव नॉट एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं हेमिंग्वे और फॉल्कनर का योगदान है। 56 हॉक्स ने 1945 और 1946 में द बिग स्लिप के साथ बोगार्ट और बैकाल के साथ फिर से काम किया, जो रेमंड चांडलर के फिलिप मार्लो जासूसी उपन्यास पर आधारित थी। 23 1945 के शुरुआती संस्करण को 1946 के अंतिम यूएस रिलीज को शामिल करने के लिए काफी हद तक फिर से तैयार किया गया था, जिसमें बोगार्ट और बैकाल के बीच विशेष हाजिर जवाबी केमिस्ट्री पर जोर देने वाले अतिरिक्त दृश्य थे। फिल्म की पटकथा में लेह ब्रैकेट के अलावा फॉल्कनर और फर्थमैन को भी फिर से शामिल किया गया। चांडलर, जिन्हें 1944 डबल इंडेमनिटी पटकथा के सहलेखक के रूप में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, हॉक्स ने याद किया कि मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मूल बात में बहुत अच्छे दृश्य थे और यह अच्छा मनोरंजन था। उसके बाद मैंने कहा, मैं फिर कभी तर्कसंगत होने की चिंता नहीं करूंगा। 57, 1948 में हॉक्स ने रेड रिवर बनाई, जो एक महाकाव्य वेस्टर्न है जो जॉन वेन और मोंटगोमरी क्लिफ्ट अभिनीत अपनी पहली फिल्म में म्यूटिनी ऑन द बाउंटी की याद दिलाती है। उसी वर्ष बाद में हॉक्स ने अपनी बॉल ऑफ फायर को ए सॉन्ग इज बॉर्न के रूप में फिर से बनाया। इस बार डैनी के और वर्जीनिया मेयो ने अभिनय किया। यह संस्करण उसी कथानक का अनुसरण करता है, लेकिन लोकप्रिय जैज संगीत पर अधिक ध्यान देता है और इसमें टॉमी डोर्सी, बेनी गुडमैन, लुइस आर्मस्ट्रांग, लियोनेल हैम्पटन और बेनी कार्टर जैसे जैज दिग्गज शामिल है, जो खुद की भूमिका निभाते हैं। 1949 में हॉक्स ने ग्रांट के साथ स्क्रूबॉल कॉमेडी आई वाज ए मेल वॉर ब्राइड में फिर से काम किया, जिसमें एन शेरिडन भी थीं। हॉक्स एक बहुमुखी निर्देशक थे, जिनके करियर में कॉमेडी, ड्रामा, गैंगस्टर फिल्में, साइंस फिक्शन, फिल्म नोयर और वेस्टर्न शामिल है। हॉक्स की खुद की कार्यात्मक परिभाषा कि एक अच्छी फिल्म क्या होती है, उनकी नो नॉनसेंस शैली की विशेषता है, 3 अच्छे दृश्य और कोई बुरा नहीं। 77 हॉक्स ने एक अच्छे निर्देशक को कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको परेशान न करे के रूप में भी परिभाषित किया। 78 हॉक्स के अपने शब्दों में उनकी निर्देशन शैली मजेदार और सीधी सादी होने पर आधारित है। 79 उनकी शैली बहुत अभिनेता केंद्रित थी और उन्होंने यथासंभव कम शॉट लेने का ध्यान रखा, जिससे उनके हास्य टुकड़ों के लिए एक अंतर्निहित और प्राकृतिक हास्य को संरक्षित किया जा सके। 80, जबकि हॉक्स नारीवाद के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, उन्होंने हॉक्सियन महिला आदर्श को लोकप्रिय बनाया, जिसमें महिलाओं को अधिक मजबूत, कम स्त्रैण भूमिकाओं में दिखाया गया। 81
1920 के दशक में इस तरह का जोर कभी नहीं दिया गया था और इसलिए इसे दुर्लभ माना जाता था और नाओमी वाइज के अनुसार इसे पोस्टफेमिनिस्ट आंदोलन के प्रोटोटाइप के रूप में उद्धृत किया गया है। 82 उनके काम में एक और उल्लेखनीय विषय नैतिकता और मानवीय संपर्क का संबंध शामिल था। इस अर्थ में वह एक अवधारणा या कथानक के अधिक नाटकीय तत्वों को हास्यपूर्ण तरीके से चित्रित करने के लिए प्रवृत्त थे। 79. पीटर बोगदानोविच के साथ बातचीत में ऑर्सन वेल्स ने हॉक्स की तुलना जॉन फोर्ड से की। हॉक्स बेहतरीन गद्य है, फोर्ड कविता है। 83 हॉलीवुड की कई विधाओं में हॉक्स के काम के बावजूद उन्होंने अभी भी एक स्वतंत्र संवेदनशीलता बनाए रखी। फिल्म समीक्षक डेविड थॉमसन ने हॉक्स के बारे में लिखा, हॉलीवुड के रूपों के विनम्र प्रवर्तक होने से बहुत दूर, उन्होंने हमेशा उन्हें उल्टा करना चुना। टू हैव एंड हैव नॉट और द बिग स्लिप जाहिरा तौर पर एक साहसिक और एक थ्रिलर, वास्तव में प्रेम कहानियां हैं। रियो ब्रावो जाहिरा तौर पर एक वेस्टर्न, हर कोई काउबॉय हैट पहनता है, एक कॉमेडी वार्तालाप टुकड़ा है। जाहिरा तौर पर कॉमेडी को उजागर भावनाओं, सेक्स युद्ध के सूक्ष्मतम विचारों और पुरुषों और महिलाओं की असंगति की एक व्यंग्यात्मक स्वीकृति के साथ शूट किया जाता है। 37 डेविड बॉक्सवेल का तर्क है कि फिल्म निर्माता के काम पर ऐतिहासिक और किशोर पलायनवाद का आरोप लगाया गया है, लेकिन हॉक्स के प्रशंसक हॉलीवुड की धार्मिकता, भावुकता, झंडा लहराने और भावुकता से उनके काम के उल्लेखनीय परिहार से खुश है। 84. लेखन और निर्माण। एक फिल्म निर्देशक के रूप में अपने करियर के अलावा हॉवर्ड हॉक्स ने अपनी अधिकांश फिल्मों के लिए या तो लेखन किया या लेखन की देखरेख की। कुछ मामलों में वह सेट पर स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों को फिर से लिखते थे। स्क्रीन राइटर गिल्ड के नियम के कारण कि निर्देशक और निर्माता को लेखन का श्रेय नहीं मिल सकता, हॉक्स को शायद ही कभी श्रेय मिला। भले ही सिडनी हॉवर्ड को गॉन विद द विंड 1939 लिखने का श्रेय मिला, लेकिन पटकथा वास्तव में डेविड ओ सेल्जनिक, बेन हेच और हॉवर्ड हॉक्स सहित कई हॉलीवुड पटकथा लेखकों द्वारा लिखी गई थी। हॉक्स कई अन्य पटकथाओं जैसे अंडरवर्ल्ड 1927, मोरक्को 1930, शंघाई एक्सप्रेस 1932 और गंगादीन 1939 में एक बिना श्रेय के योगदानकर्ता थे। हॉक्स ने अपनी कई फिल्मों का निर्माण भी किया, हालांकि हॉक्स ने कभी भी निर्देशन से पहले निर्माण पर विचार नहीं किया। उदाहरण के लिए, उनकी फिल्मों के कई फिल्म कार्ड हॉवर्ड हॉक्स द्वारा निर्देशित और निर्मित के साथ निर्देशित के नीचे बहुत छोटे फॉन्ट में निर्मित दिखाते हैं। कभी-कभी उनकी फिल्मों में किसी निर्माता को श्रेय नहीं दिया जाता था। हॉक्स ने पॉल मुनी, जॉर्ज राफ्ट, एन ड्वोरक, कैरोल लोम्बार्ड, फ्रांसिस फार्मर, जेन रसेल, मोंटगोमरी क्लिफ्ट, जोआन ड्रू, एंजी डिकिंसन, जेम्स कान और सबसे प्रसिद्ध लॉरेन बैकल जैसे कई प्रसिद्ध फिल्म सितारों की खोज की। 85. फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख हॉवर्ड हॉक्स फिल्मोग्राफी। पुरस्कार और मान्यता। 1974 में उन्हें अमेरिकी सिनेमा के एक दिग्गज के रूप में मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनकी तस्वीरें समग्र रूप से ली गई विश्व सिनेमा में काम के सबसे सुसंगत, ज्वलंत और विविध निकायों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। 86 पीटर बोगदानोविच ने आधुनिक कला संग्रहालय को हॉवर्ड हॉक्स पर एक पूर्वव्यापी करने का सुझाव दिया, जो हैटारी को रिलीज करने की प्रक्रिया में थे। विपणन उद्देश्यों के लिए पैरामाउंट ने प्रदर्शनी के हिस्से के लिए भुगतान किया, जो 1962 में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनी पेरिस और लंदन गई। इस आयोजन के लिए बोगदानोविच ने एक मोनोग्राफ तैयार किया। पूर्वव्यापी के परिणामस्वरूप काहियर्स डू सिनेमा का एक विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ और हॉक्स को मूवी पत्रिका के अपने अंक में दिखाया गया। 87. 1996 में हॉवर्ड हॉक्स को एंटरटेनमेंट वीकली की 50 महानतम निर्देशकों की सूची में नंबर 4 पर चुना गया था। 88 2007 में टोटल फिल्म पत्रिका ने हॉक्स को अपने 100 महानतम फिल्म निर्देशकों की सूची में नंबर 4 पर स्थान दिया। 89 ब्रिंगिंग अप बेबी
1938 को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट के AFI के 100 साल 100 मूवीज में नंबर 97 पर सूचीबद्ध किया गया था। 90 AFI के 100 साल 100 लाफ्स में ब्रिंगिंग अप बेबी को 14वें नंबर पर, हिज गर्ल फ्राइडे 1940 को 19वें नंबर पर और बॉल ऑफ फायर 1941 को 92वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 91 2012 में अब तक की सबसे महान फिल्मों के साइट एंड साउंड पोल में हॉक्स द्वारा निर्देशित 6 फिल्में आलोचकों की शीर्ष 250 फिल्मों में थीं। रियो ब्रावो संख्या 63, ब्रिंगिंग अप बेबी संख्या 110, ओनली एंजल्स ए विंग्स संख्या 154, हिज गर्ल फ्राइडे संख्या 171, द बिग स्लिप संख्या 202 और रेड रिवर संख्या 235। 92 उनकी 6 फिल्में वर्तमान में रॉटन टोमाटोज पर 100% रेटिंग रखती है। 93 उनकी फिल्में बॉल ऑफ फायर, द बिग स्लिप, ब्रिंगिंग अप बेबी, हिज गर्ल फ्राइडे, ओनली एंजल्स ए विंग्स, रेड रिवर, रियो ब्रावो, स्कारफेस, सार्जेंट यॉर्क, द थिंग फ्रॉम अदर वर्ल्ड और 20th सेंचुरी को यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया। 94 11 फिल्मों के साथ वह रजिस्ट्री में शामिल सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशन के लिए जॉन फोर्ड के साथ बराबरी पर है। फिल्म उद्योग से उन्हें डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका से मोशन पिक्चर्स में उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि के लिए 3 नामांकन मिले। 1949 में रेड रिवर के लिए, 1953 में द बिग स्काई के लिए और 1960 में रियो ब्रावो के लिए। 95 96 97 उन्हें 2005 में उनके निर्देशन के लिए ऑनलाइन फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 98 मोशन पिक्चर उद्योग में उनके योगदान के लिए हॉवर्ड हॉक्स का 1708 वाइन स्ट्रीट पर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक सितारा है। 99 उन्हें 1942 में सार्जेंट यॉर्क के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 100 लेकिन उन्हें अकादमी से मानद पुरस्कार के रूप में 1974 में अपना एकमात्र ऑस्कर मिला। 1950 के दशक में यूजीन आर्चर, एक फिल्म प्रशंसक, जॉन फोर्ड जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी फिल्म निर्देशकों पर एक किताब लिखने की योजना बना रहे थे। हालांकि कैहियर्स डू सिनेमा को पढ़ने के बाद आर्चर को पता चला कि फ्रांसीसी फिल्म दृश्य अल्फ्रेड हिचकॉक और हॉवर्ड हॉक्स में अधिक रुचि रखते थे। 1960 के दशक तक हॉक्स पर किताबें नहीं लिखी गई और हॉक्स पर एक पूर्ण जीवनी उनकी मृत्यु के 20 साल बाद 1997 तक प्रकाशित नहीं हुई। 103 फिल्म समीक्षक एंड्रयू सरिस ने हॉवर्ड हॉक्स को किसी भी कद का सबसे कम ज्ञात और सबसे कम सराहा जाने वाला हॉलीवुड निर्देशक बताया। 104 फिल्म अध्ययन के प्रोफेसर इयान ब्रूक्स के अनुसार हॉक्स अन्य निर्देशकों की तरह प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि फोर्ड के साथ वेस्टर्न और हिचकॉक के साथ थ्रिलर जैसी किसी विशेष शैली के साथ उनका जुड़ाव नहीं है। हॉक्स ने गैंगस्टर, फिल्म नोयर, म्यूजिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, स्क्रूबॉल कॉमेडी, वेस्टर्न, एविएशन और कॉम्बैट सहित कई शैलियों में काम किया। इसके अलावा हॉक्स ने अपने फिल्म निर्माण के दौरान प्रमुख स्टूडियो के साथ जुड़ना पसंद नहीं किया। उन्होंने कम से कम एक बार लघु अवधि अनुबंध पर सभी प्रमुख स्टूडियो के लिए काम किया, लेकिन उनकी कई फिल्में उनके अपने नाम से निर्मित की गईं। 103 उनकी कथाओं और कहानियों की सादगी ने भी उनकी कम पहचान में योगदान दिया हो सकता है। 103 व्यावसायिक रूप से उनकी फिल्में सफल रहीं, लेकिन उन्हें सार्जेंट यॉर्क के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए एक अकादमी पुरस्कार नामांकन, वे हाउ ग्रीन वाज माई वैली के लिए जॉन फोर्ड से हार गए और उनकी मृत्यु से 2 साल पहले उन्हें दिए गए मानद अकादमी पुरस्कार को छोड़कर बहुत कम आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 105 कुछ आलोचक हॉक्स को उनकी एक्शन फिल्मों तक सीमित रखते हैं। हॉक्स को एक ऐसे निर्देशक के रूप में वर्णित करते हैं जिन्होंने मर्दाना पूर्वाग्रह वाली फिल्में बनाई। हालांकि हॉक्स की फिल्मों में एक्शन दृश्य अक्सर दूसरी इकाई के निर्देशकों के लिए छोड़ दिए जाते थे,
और हॉक्स वास्तव में घर के अंदर काम करना पसंद करते थे। 105 हॉवर्ड हॉक्स की शैली की व्याख्या करना मुश्किल है, क्योंकि उनके समकालीन निर्देशकों की फिल्मों की तरह उनकी दृश्य और कथात्मक शैली के बीच कोई पहचानने योग्य संबंध नहीं है। क्योंकि उनकी कैमरा शैली उपाख्यानों या दृश्य एहसास के बजाय उनकी कार्य पद्धति से अधिक ली गई थी, उनका कैमरा काम विनीत है, जिससे उनकी फिल्मों में बहुत कम या कोई सिनेमेटोग्राफिक शैली नहीं दिखती है। 105 हॉक्स की शैली को इसके बजाय सुधारवादी और सहयोगी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 106 109 उनके काम की प्रशंसा पीटर बोग्दानोविच, मार्टिन स्कॉर्सेसे, फ्रांकोइस ट्रुफो, माइकल मान, 110 और जैक्स रिवेट ने भी की है। 111 एंड्रयू सरिस ने फिल्म आलोचना की अपनी प्रभावशाली पुस्तक द अमेरिकन सिनेमा डायरेक्टर्स एंड डायरेक्शंस 1929 से 1968 में हॉक्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले 14 महानतम फिल्म निर्देशकों की देवताओं की सूची में शामिल किया। 112 ब्रायन डी पाल्मा ने स्कारफेस के अपने संस्करण को हॉक्स और बेन हेच को समर्पित किया। 113 ऑल्टमैन मैश और उसके बाद की प्रस्तुतियों में हिज गर्ल फ्राइडे के तेजतर्रार संवाद से प्रभावित थे। 114 115 हॉक्स को हॉलीवुड समुदाय के सदस्यों द्वारा द ग्रे फॉक्स उपनाम दिया गया था। हॉक्स को कुछ फिल्म समीक्षकों ने एक लेखक माना है, दोनों ही वजहों से, जैसे उनकी पहचानी जाने वाली शैली और विशिष्ट विषयगत तत्वों के लगातार इस्तेमाल और अपनी फिल्मों के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के कारण, न कि केवल निर्देशन के कारण। 117 हॉक्स को कैहियर्स डू सिनेमा से जुड़े फ्रांसीसी आलोचकों द्वारा सम्मानित किया गया था, जिन्होंने उनके काम को इस तरह से बौद्धिक रूप दिया कि हॉक्स खुद भी मध्यम रूप से मनोरंजक पाए। उनके काम को फ्रांस में द स्टूडियो डेस उर्सुलाइन्स सिनेमा द्वारा बढ़ावा दिया गया था। हालांकि उन्हें पहले साइट एंड साउंड सर्कल के ब्रिटिश आलोचकों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन रॉबिन वुड जैसे अन्य स्वतंत्र ब्रिटिश लेखकों ने उनकी फिल्मों की प्रशंसा की। वुड ने हॉक्स की रियो ब्रावो को अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया। 118 उनके काम ने मार्टिन स्कॉर्सेसे, रॉबर्ट ऑल्टमैन, जॉन कारपेंटर, रेनर वर्नर फास्पिंदर, क्वेंटिन टारनटिनो और माइकल मान जैसे कई लोकप्रिय और सम्मानित निर्देशकों को प्रभावित किया है। एंटरटेनमेंट वीकली ने हॉक्स को महान निर्देशकों की अपनी सूची में चौथे स्थान पर रखा, जिसमें लिखा था, उनकी पहचान दृश्य से ज्यादा विषयगत है, पुरुष जो मर्दांगी के एक संयमित कोर का पालन करते हैं, महिलाएं जो उन पुरुषों के पैरों के नीचे से गलीचा खींचना पसंद करती है, दिखावटीपन का अविश्वास, धूर्त, टांग खींचने वाली बुद्धि का प्यार। फिर भी उनके वेस्टर्न, ड्रामा, संगीत, जासूसी फिल्मों और बेहद आत्मविश्वास से भरी कॉमेडी में पूर्ण फिल्म निर्माता की सहजता है। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रांसीसी लोग इस आदमी को पसंद करते थे। उनकी सहज गहनता स्टूडियो के लिए खुद का सबसे अच्छा विज्ञापन थी। 119 जीन-ल्यूक गोडार्ड ने उन्हें सभी अमेरिकी कलाकारों में सबसे महान कहा। तो दोस्तों इसे 17 दिसंबर और 1986 में जापान में और 7 जून 1987 को इसे अमेरिका में रिलीज़ कर दिया गया था। और साथ ही साथ इसे की लेंथ 126 मिलियन की, एक तरह से 126 मिनट की थी। और इसका जो बजट था वो लगभग 4,65,300 कुछ रुपए का एक तरह से बजट था। बाकी इसने कलेक्शन लगभग 5,95,000 का तकरीबन कलेक्शन किया, जो कि इस मूवी के लिए बेहतरीन था उस दौर के अंदर, और ये उस समय हिट रही थी। तो इसी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा ज़रूर से। मिलते हैं अगले वीडियो में।